हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं विक्रम सिंह राठौड़ आप सभी का एक KCP एग्रो ऑनलाइन क्लासेज कुचामन सिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा, कृषि विज्ञान। तो एग्रीकल्चर जो है इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जो आपके जेट, ICR और BHU तीनों ही एग्जाम्स के अंदर इम्पोर्टेंट्स है, जिनमें से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो 1 नंबर पे तो है आपका सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रोनॉमी। 2 नंबर पे आपका उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। और 3 नंबर पे आपका पशुपालन विज्ञान। पशुपालन विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तीनों ही जो सब्जेक्ट है अपने अपने जगह इंपॉर्टेंट्स है। सबसे पहले मैं आपको सस्य विज्ञान के बारे में बता देता हूं कि जो सस्य विज्ञान है इसके अंदर आप सभी फसलें, जितनी भी फसल है सारी फसलें पढ़ेंगे। उसके बाद में मृदा पढ़ेंगे, मृदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल। उसके बाद में कीट विज्ञान। उसके बाद में आपकी फसलों के रोग और उनके समाधान, ये आप सस्य विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद में उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान के अंदर आप फल और सब्जियों से संबंधित अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में आपका पशुपालन। पशुपालन के अंदर आप पशुओं से संबंधित फसलों, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनकी नस्लें, दूध से संबंधित इनके रोग और इनके रख रखाव, ये सारी चीज़ें पशुपालन में पढ़ेंगे। तो सबसे इन तीनों में सबसे लेंथी जो कोर्स है वो आपका सस्य विज्ञान का है, सबसे बड़ा कोर्स है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी सस्य विज्ञान में से पुटअप होते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं आपको सस्य विज्ञान चालू करवाता हूं, यानी एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी से स्टार्ट करते हैं अपन। सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। तो बेटा सबसे पहले तो आपको यह बात जानना जरूरी है कि एग्रोनॉमी जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, एग्रोनॉमी का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, इसका जानना जरूरी है। तो एग्रोनॉमी का जो अर्थ है यह है एग्रोस प्लस नोमोज। एग्रोस प्लस नोमोज, हिंदी में इसको ऐसे लिख देंगे एग्रोस प्लस नोमोज। एग्रोस प्लस नोमोज, इसका बेटा मतलब है, एग्रोस का मतलब है फील्ड, नोमोज का मतलब है टू मैनेज, फील्ड टू मैनेज। फील्ड मतलब खेत और मैनेज मतलब उसका रख रखाव, मैनेजमेंट, उसमें कैसे फसलें, कौन सी फसलें किस सीजन में बोते हैं, ये सारे इसके अंतर्गत आती है। तो इसका आप देख लें एक बार, सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का अर्थ, ये अर्थ है, एग्रोनॉमी का जो अर्थ है एग्रोस प्लस नोमोज। एग्रोस प्लस नोमोज का अर्थ है फील्ड टू मैनेजमेंट। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पुराने सभी एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है और 101% एग्जाम्स को उठा के देख लेना, पुराने सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी आएगा। जो आपका 4 नंबर का है, इजी ट्रिक के अंदर आपको करवा रहा हूं कि आपको याद हो जाएगा। यानी एग्रोनॉमी जो है ये
क्वेश्चन आता है कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का वर्ड है, किस भाषा का शब्द है। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि एग्रोनॉमी किसका है, एग्रीकल्चर किसका है, हॉर्टिकल्चर किसका है। तो इनमें आप कंफ्यूजन होते हैं, याद नहीं रहता है कि ये लैटिन है या ग्रीक है या अरबी है, किसका है। तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से ये करवा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। एग्रोनॉमी किसका आपको याद होगा, एग्रोनॉमी है बेटा ग्रीक भाषा का। तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से करवा रहा हूं। एग्रीकल्चर बेटा ट्रिक ये है कि जिसके भी पीछे या अंत में कल्चर वर्ड लगाओ, कल्चर वर्ड लगाओ या साइंस वर्ड लगाओ। जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मृदा विज्ञान, प्रसार विज्ञान, प्रसार विज्ञान को इंग्लिश में एक्सटेंशन साइंस बोलते हैं, मृदा विज्ञान को सॉइल साइंस। तो बेटा ये जितने भी जिनके पीछे कल्चर वर्ड लगाया या साइंस वर्ड लगाया, जिसके पीछे कल्चर वर्ड लगाया या साइंस वर्ड लगाया, ये सब के सब किस में आएंगे, लैटिन में। लैटिन भाषा का शब्द है जिसके पीछे कल्चर वर्ड लगाया, कल्चर और ये साइंस आपको याद रखना है एग्जाम में, जिसके पीछे कल्चर वर्ड है और या जिसके पीछे साइंस वर्ड हो, वो सारे किस में आएंगे, लैटिन भाषा में। ओनली एक मानसून एक ऐसा वर्ड है जो अरबी भाषा से लिया गया है, अरबी भाषा से। ओनली मानसून एक ऐसा वर्ड है जो अरबी भाषा से लिया गया है। इसके बाकी दूसरे सारे के सारे जो वर्ड है वो किस में लिया गया है, ग्रीक भाषा से। जैसे एग्रोनॉमी, जैसे एग्रोनॉमी, पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, इकोलॉजी, ये सारे के सारे जो है वो किससे लिए गए हैं, ग्रीक भाषा से। किससे लिए गए हैं, ग्रीक भाषा से। तो बेटा आपको एक ट्रिक है, और ट्रिक इतनी इजी है कि जिसके पीछे कल्चर वर्ड लगा है या विज्ञान वर्ड लगा है, जिसके पीछे कल्चर या विज्ञान, वो आता है लैटिन में। मानसून एक ऐसा वर्ड है जो अरबी भाषा से का है, मानसून अकेला एक ऐसा वर्ड है जो कौन सा है, अरबी भाषा का। बाकी सारे एग्रोनॉमी, पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, इकोलॉजी, ये सारे के सारे किसके हैं, ग्रीक भाषा के। तो मैं यहां लिख देता हूं नोट लगा के, नोट। जिसके पीछे या अंत में कल्चर या विज्ञान शब्द लगा हो, वो सभी लैटिन भाषा आ गया है। लैटिन भाषा के वर्ड या शब्द से लिए गए हैं। एक नंबर स्टार हो गया कि जिसके पीछे अंत में कल्चर या विज्ञान शब्द लगा है, वो सभी किसके हैं, लैटिन वर्ड या शब्द से लिए गए हैं। दूसरा है कि ओनली मानसून,
अरबी भाषा का है, अरबी भाषा का है। और तीसरा है बाकी सभी, बाकी सभी, बाकी सभी ग्रीक भाषा के हैं। बाकी सभी ग्रीक भाषा के हैं। तो बेटा एक ही ट्रिक के अंदर आपको बताया कि जिसके पीछे कल्चर, जिसके पीछे कल्चर या साइंस वर्ड लगा है, कल्चर या साइंस वर्ड लगा है, वो लैटिन भाषा का है। और एक मानसून एक ऐसा वर्ड है जो आपका अरबी भाषा का है। बाकी सारे के सारे एग्रोनॉमी, पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, इकोलॉजी, ये सारे के सारे किसके हैं? ग्रीक भाषा के। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 4 नंबर का, 101%। इस पर ट्रिपल स्टार मार रहा हूं मैं। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, आप पुराने एग्जाम्स में उठा के देख लेना। तो इसकी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लो, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको याद रह जाएगा। मैं रफ कर रहा हूं इसको। आपने देख लिया, मैंने यहां स्टार बना के लिखा है, जिसके पीछे या अंत में कल्चर या विज्ञान शब्द लगा हो वो सभी लैटिन वर्ड है। और बाकी ओनली मानसून एक ऐसा है जो अरबी भाषा का है, बाकी सभी के सभी किसके? ग्रीक भाषा के। और ये सारे दे दिए मैंने लिख, ठीक है। ध्यान से बेटा पढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाएगा। आपके बीएचयू, आईसीआर और जेट तीनों के सिलेबस को मैंने मद्देनजर रखते हुए आपका टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर किया है। अब इसके बाद में जो एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी के अंदर बेटा फसलें की बुआई करते हैं। तो फसलें की बुआई करते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है, समय होता है, जिस समय के सीजन के अंदर वो फसल अपने अपने टाइम में सर्वाइव करती है, बाकी वो टाइम एक्सेप्ट नहीं करती है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन सी सीजन है, कितनी सीजन है फसलों की बुआई होती है, उस सीजन का टाइम क्या है, और उस सीजन में कौन सी क्रॉप की सोविंग करते हैं। जैसे नंबर 1 है आपका जायद, उसके बाद में आपकी खरीफ, और उसके बाद में आपकी रबी। 3 क्रॉप है, जायद फसल, रबी फसल और खरीफ फसल। इन तीनों के अंदर इनका टाइम, किस टाइम में उसकी बुआई करते हैं यानी सोविंग करते हैं, किस टाइम में उसकी कटिंग करते हैं यानी हार्वेस्टिंग करते हैं, और उसके अंदर कौन सी फसल ली जाइए उनको आप समझते हैं। आओ, नंबर 1 है जायद, नंबर 2 है खरीफ फसलें, जायद फसलें, और नंबर 3 आपकी रबी, रबी फसलें। जायद फसलें, खरीफ फसलें और रबी फसलें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन जायद फसलें। तो जायद जो फसल है इसका बुआई का टाइम यानी सोविंग का टाइम, बुआई का टाइम कौन सा होना चाहिए? तो इसकी बुआई का जो टाइम है वो आपका मई और जून, मई जून में इसकी बुआई करते हैं यानी सोविंग करते हैं। और हार्वेस्टिंग यानी कटाई, कटाई कब कर ली जाती है? इसकी कटाई कर ली जाती है आपकी जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त में, यानी ये 3 से 4 महीने की फसल है। मई जून महीने में इसकी बुआई करते हैं और जुलाई अगस्त महीने में इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जायद फसल की बुआई कब करते हैं? तो मई जून में। जायद फसल की कटाई कब कर लेते हैं? कटाई को इंग्लिश में हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो हार्वेस्टिंग इसकी जुलाई अगस्त में कर लेते हैं। अब इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? फसलें बेटा इसमें जैसे आपका खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी,
भिंडी और मूंग, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, मूंग, ये जो फसलें हैं सारी की सारी किसमें बुआई करती हैं? जायद फसल में। आपने पढ़ा होगा कि मूंग, साठी मूंग आता है। साठी मूंग का मतलब है कि जो बुआई से लेकर कटाई तक, सोविंग टू हार्वेस्टिंग, उसमें 60 दिन, साठी का मतलब 60 दिन में पक्के कंप्लीट हो जाती है, जिसको साठी मूंग बोलते हैं। अब है खरीफ फसलें। खरीफ फसलों की जो बुआई है वो कब करनी जाती है? जून जुलाई में बुआई। जून जुलाई में तो इसकी बुआई करते हैं खरीफ फसल की। और इसकी जो हार्वेस्टिंग है यानी कटाई कब कर ली जाती है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। क्वेश्चन पूछ ले कि खरीफ फसल के अंदर बुआई का समय कौन सा है, तो जून जुलाई, और कटाई का समय पूछ ले हार्वेस्टिंग का, तो अक्टूबर नवंबर। इसमें बेटा फसलें, खरीफ में फसलें कौन सी है? तो खरीफ के अंदर जो फसलें हैं वो आपको पता ही है, गर्मियों में जो बुआई करते हैं कौन कौन सी है? मक्का है, आपका बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सोयाबीन है, अरहर है, कपास है आदि। खरीफ फसलें की बुआई कब करते हैं? जून जुलाई में इसकी सोविंग करते हैं, और हार्वेस्टिंग कब कर लेते हैं? अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसकी जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स कौन कौन सी है फसलें? मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, कपास और आदि। अब है रबी फसलें। रबी फसल की जो सोविंग है, बुआई, रबी फसल की जो बुआई है वो कब करनी चाहिए? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई करते हैं, और इसकी कटाई कब कर ली जाती है? अब मार्च अप्रैल। रबी की जो फसल है उसकी बुआई कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में उसकी सोविंग करते हैं, और हार्वेस्टिंग हो जाती है उसकी मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग होती है। इसमें फसलें कौन कौन सी है? इसमें फसलें सरसों, तारामीरा, जीरा, गेहूं, चना, जौ आदि। सरसों, तारामीरा, जीरा, गेहूं, चना, जौ इत्यादि, ये जो फसलें हैं वो इसमें रबी फसल में है। ठीक है, तो आपको मैंने तीनों फसलें बता दी कि जायद की फसलें एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। जायद की फसलें की बुआई करते हैं मई जून में, और कटाई करते हैं जुलाई अगस्त में। फसलें कौन कौन सी है? तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, भिंडी, मूंग। और खरीफ फसलें की बुआई है जून जुलाई में, और कटाई करते हैं अक्टूबर नवंबर में। इसकी फसलें हैं मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, कपास आदि। और रबी की जो फसलें हैं उनकी बुआई करते हैं अक्टूबर नवंबर में, और कटाई कर लेते हैं मार्च अप्रैल में। और फसलें उसमें सरसों, तारामीरा, जीरा, गेहूं, चना, जौ आदि, ये सारी आपको मैंने तीनों फसलें बता दी कि इनकी कब बुआई करते हैं, कब करते हैं। इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से जायद की फसल कौन सी है? तो आपको जायद की फसल में से पता होना चाहिए कि जायद की फसल कौन कौन सी है। खरबूजा, तरबूज, खीरा
ये जायज़ की अगर आपको मक्का उसमें डाले या आपको तारा मीरा डाले तो आप समझ जाओगे कि ये रबी की या खरीफ की है। या आपसे पूछ ले कि इनकी बुआई का समय कौन सा है, तीनों में से किसी का, या हार्वेस्टिंग का समय कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। बुआई का पूछे तो बुआई का, हार्वेस्टिंग का पूछे तो हार्वेस्टिंग का, फसल का पूछे तो फसल का, तीनों को आपको याद करना है। ठीक है बेटा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, रफ कर रहा हूं। अब बेटा मैं सबसे पहले जो फसल लेके चल रहा हूं, आपको फसलें कराऊंगा। सबसे पहले आपको क्या कराऊंगा, फसलें। और फसलों के अंदर मैं आपको सबसे पहले जो फसल लूंगा वो गेहूं लूंगा। कौन सी लूंगा, गेहूं। गेहूं, गेहूं को इंग्लिश में बोलते हैं वीट। गेहूं को इंग्लिश में बोलते हैं वीट, यानी गेहूं। गेहूं की जो फसल है इसके बारे में अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। गेहूं की जो फसल है ये रबी क्रॉप की मेजर क्रॉप है, मुख्य फसल है। और खरीफ क्रॉप की मुख्य फसल कौन सी है, धान। धान खरीफ क्रॉप की फसल है और गेहूं रबी क्रॉप की मेजर क्रॉप है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्रॉप्स में से पुटअप होते हैं तो गेहूं में से, और खरीफ की बात करें तो धान में से। इसमें कंप्लीट कर, सबसे बड़ा है ये क्रॉप का, सबसे बड़ी क्रॉप है। इसमें को कंप्लीट कराने में कम से कम 3 लेक्चर लगते हैं। तो आपको पहला में आज जो लेक्चर है ये बेसिक सारी जानकारी अवगत करा रहा हूँ कि गेहूं के बारे में जो जर्नल क्या क्या चीज़ें हैं, कि किस किस कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले गेहूं, इसका बेटा अन्य नाम क्या है, अन्य नाम। गेहूं को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि गेहूं को किंग ऑफ सीरियल्स क्रॉप, किंग ऑफ सीरियल्स क्रॉप, यानी अनाजों का राजा। अनाजों का राजा किसको कहते हैं, गेहूं को। अनाजों का राजा किसको बोलते हैं, गेहूं को। ये इसका अन्य नाम हो गया। इसके बाद में इसका वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम यानी बोटनिकल नेम। इसका बोटनिकल नेम क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वनस्पतिक नाम है, बोटनिकल नेम है। इसके बाद में इसकी फैमिली, फैमिली यानी कुल। इसकी फैमिली यानी कुल किस परिवार का है, तो किस परिवार से है, पोएसी। पोएसी जिसको पहले बोलते थे ग्रेमिनी, ग्रेमिनी। पोएसी या ग्रेमिनी किस फैमिली से है, पोएसी या ग्रेमिनी। इसके बाद में इसका ओरिजिन ऑफ पैलेस, उत्पत्ति स्थान। ओरिजिन ऑफ पैलेस यानी उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति जो स्थान है, उत्पत्ति स्थान है इसका साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया। SWA इसका है, एस का है साउथ, इसका है वेस्ट, इसका है एशिया। हिंदी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोल देते हैं साउथ वेस्ट एशिया या टर्की, टर्की भी बोलते हैं इसको। और हिंदी में बोल देते हैं दक्षिणी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया या टर्की, दक्षिणी पश्चिमी एशिया या टर्की। उत्पत्ति स्थान ज्यादातर बेटा इसका ओरिजिन ऑफ पैलेस पूछते हैं गेहूं का, कि गेहूं का ओरिजिन ऑफ पैलेस कौन सा है, तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया यानी साउथ वेस्ट एशिया। और
इसके साथ ही मैं आपको उसका याद करवा रहा हूं, धान का। इसमें तो साउथ वेस्ट एशिया, उसमें साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, ये धान का हो गया, याद रखना है, साथ साथ में होता जा रहा है धान का। इसमें साउथ ईस्ट एशिया, इसमें ई लगा है, उसमें डब्लू लगा है, ये साउथ ईस्ट एशिया यानी धान का, और साउथ वेस्ट एशिया यानी गेहूं का। तो तीनों चारों क्वेश्चन जो है सारे सारे इंपॉर्टेंट है अपने आप में, यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आप डिटेल देख लेना। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में बड़ा धान गेहूं से अन्य रिलेटेड क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट्स है, उनके बारे में मैं आपको अवगत करा रहा हूं। जैसे गेहूं के फल का प्रकार, फल का प्रकार यानी सीड, सीड गेहूं का जो सीड है वो किस प्रकार का होता है, तो किस प्रकार का होता है, कैरियोपसिस। कैरियोपसिस किस प्रकार का होता है, गेहूं का जो फल है वो किस प्रकार का होता है, कैरियोपसिस। इसके बाद में गेहूं का परीक्षण भार, परीक्षण भार यानी टेस्ट वेट, जो गेहूं का टेस्ट वेट है दानों का, गेहूं के दानों का परीक्षण भार या टेस्ट वेट, दानों का परीक्षण भार या टेस्ट वेट कितना होना चाहिए, ये होता है बेटा 40 ग्राम। कितना होता है, 40 ग्राम। 40 ग्राम का मतलब है कि प्रति 1000 सीड, 1000 जो सीड है उसका वजन कितना होना चाहिए, 40 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 40 ग्राम। इसके साथ ही इसका जो गेहूं का प्रमुख खरपतवार है, आप लोग जानते होंगे प्रमुख खरपतवार कौन सा है, प्रमुख खरपतवार है गेहूंसा। खरपतवार कौन सा प्रमुख है, गेहूंसा, जिसको गुली डंडा ही बोलते हैं, गुली डंडा या गेहूं का मामा, गेहूं का मामा, गेहूंसा जिसको गुली डंडा या गेहूं का मामा बोलते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम है फेलेरिस माइनर। फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर ज्यादातर आपसे बॉटनिकल नेम पूछते हैं कि फेलेरिस माइनर किसका प्रमुख खरपतवार है, तो गेहूं का है। इसका दानों का जो परीक्षण भार है वो कितना होता है बेटा, मात्रा ओनली 2 ग्राम, 2 ग्राम। अब देख लो, इसमें 1000 दानों का जो 1000 सीड है उसका 2 ग्राम वजन है, इसमें 1000 सीड का 40 ग्राम वजन है, तो खरपतवार जो किस प्रकार बढ़ोतरी करते हैं, किस प्रकार बढ़ते हैं, आप यहाँ ही इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। समझ गए, गेहूं का जो फल का प्रकार है, फल का प्रकार कौन सा है, कैरियोपसिस। और गेहूं का जो परीक्षण भार कितना है, 40 ग्राम, यानी 1000 जो सीड है, 1000 सीड है उसका वजन कितना होता है, 40 ग्राम। इसको टेस्ट वेटिंग बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका जो प्रमुख खरपतवार है गेहूंसा, जिसको गुली डंडा, गेहूं का मामा या फेलेरिस माइनर, चारों में से कोई सा भी नाम एग्जाम में पूछ लेते हैं, ज्यादातर आपसे यह पूछते हैं फेलेरिस माइनर। ये इसका वजन कितना होता है, टेस्ट वेट कितना है, तो 2 ग्राम। इसके बाद है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, पूछा हुआ है, अनलिमिटेड आया हुआ है, जिसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कह सकता हूं। और आपको ध्यान रहना चाहिए कि इसमें स्पेसिंग पूछते हैं कि प्लांट टू प्लांट
स्पेसिंग कितनी होती है और लाइन टू लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, मतलब पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो लाइन टू लाइन होनी चाहिए बेटा 22.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। 22.5 सेंटीमीटर, ये कितना क्या है, लाइन टू लाइन। अनलिमिटेड आया हुआ है, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं। लाइन टू लाइन कितना है 22.5। और प्लांट टू प्लांट कितना है 10 सेंटीमीटर। प्लांट टू प्लांट कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। पौधे से पौधे की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी कितनी है 22.5। बेटा ये लाइन से लाइन दूरी 22.5 कौन सही मेंटेन कर सकता है? तो इसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि सब बुआई की यानी सोविंग की सबसे अच्छी मेथड कौन सी है, सोविंग करने की सबसे अच्छी मेथड कौन सी है? तो सीड ड्रिल मेथड। कौन सी है? सीड ड्रिल मेथड। सीड ड्रिल मेथड सबसे अच्छी क्यों है कि उसमें एडजस्टिंग स्क्रू रहते हैं। आप जहां पे जितने स्पेसिंग लेना चाहते हो उतनी स्पेसिंग पे इसको आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं आपका गेहूं की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड लेवल की, कि विश्व के अंदर, विश्व में गेहूं का अनाज यानी सीरियल्स के उत्पादन में कौन सा स्थान है? बेटा पूरे विश्व की बात की है, वर्ल्ड की बात की है, वर्ल्ड की बात की है। विश्व में गेहूं का अनाज को बोलते हैं सीरियल्स क्रॉप के अंदर उत्पादन को बोलते हैं प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है? तो पूरे विश्व के अंदर कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ वीट, फर्स्ट स्थान है गेहूं का। पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व की बात करते हैं। विश्व की बात करें तो प्रथम स्थान है, इसलिए इसको अनाजों का राजा बोलते हैं, किंग ऑफ सीरियल्स क्रॉप बोलते हैं। अनाजों का राजा, इसलिए इसको अनाजों का राजा बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन है पूरे विश्व के अंदर उत्पादन में, इसलिए इसको अनाजों का राजा बोलते हैं। और भारत की बात कर लें, भारत में गेहूं का अनाज उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है बेटा दूसरा, सेकंड पोजीशन, सेकंड। प्रथम किसकी है? धान की। प्रथम पे कौन है? राइस। भारत में गेहूं का अनाज उत्पादन में कौन सा स्थान है? सेकंड, यानी दूसरे नंबर पे है। प्रथम कौन सा है भारत में? धान। स्क्रीनशॉट ले ले। बेटा जहां भी आपको डाउट हो, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, उसको आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर हमें शेयर करें, ताकि हम आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। और आप अपने घर बैठे कोविड-19 से बचते हुए आराम से इसको डेली पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके दूसरे जो साथी है उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे, वो भी अपने घर बैठे अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकें, ठीक है। सहयोग करें आप सभी। इसके बाद मैं बात करता हूं भारत की। तो भारत में इसके जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में अग्रणी राज्य है। भारत में गेहूं के क्षेत्रफल में अग्रणीय राज्य कौन से है? अग्रणी राज्य कौन कौन से? क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। तो क्षेत्रफल में अग्रणी राज्य कौन से है? यूपी, यहां लिख देता हूं, यूपी, एमपी और पंजाब।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब अग्रणी राज्य है किसमें? क्षेत्रफल में, भारत के अंदर। और भारत में उत्पादन में, भारत में गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। उत्पादन में अग्रणी राज्य यानी प्रोडक्शन के अंदर अग्रणी राज्य है यूपी, पंजाब और हरियाणा। बेटा प्रोडक्शन की बात करें तो अग्रणी राज्य में यूपी, पंजाब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद है पंजाब में, उसके बाद में हरियाणा में। और एरिया की बात करें कि सोइंग ऑफ कल्टीवेशन कहाँ पे सबसे अधिक होती है? एरिया की बात करें तो एरिया की बात करें तो यूपी, उसके बाद है एमपी और एमपी के बाद में पंजाब। अब प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, भारत में गेहूं की उत्पादकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता में सबसे अग्रणी राज्य है वो है बेटा पंजाब। कौन सा है? पंजाब। और कितना है? क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि कितना वहां पे कितना प्रोडक्शन होता है, तो वहां पे बेटा 45 क्विंटल प्रति हेक्टर, 45 क्विंटल प्रति हेक्टर प्रोडक्शन होता है। कहां पे? पंजाब में, अग्रणी राज्य है सबसे ज्यादा, इसलिए वहां पे एरिया कम है लेकिन प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। किसकी? पंजाब की। और मोस्टली सभी क्रॉप्स के अंदर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पंजाब अग्रणी राज्य है। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो बेटा, भारत में गेहूं के क्षेत्रफल में अग्रणी राज्य कौन सा है? यूपी, एमपी, पंजाब। और भारत के गेहूं के उत्पादन यानी प्रोडक्शन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यूपी, पंजाब, हरियाणा। और भारत में गेहूं की उत्पादकता में कौन सा है? उत्पादकता में, प्रोडक्टिविटी में पंजाब जो कितना है? 45 क्विंटल प्रति हेक्टर, 45 क्विंटल प्रति हेक्टर। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। आज जो करवाया है इसको आज ही याद कर लोगे और आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लोगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी और समझने में दिक्कत नहीं आएगी। आज जो मैं आपको करवा रहा हूं ये बेसिक करवा रहा हूं, गेहूं की जो बेसिक जो क्वेश्चन है, जर्नल बातें हैं वो बता रहा हूं। और दूसरा जो कल से मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट। क्लासिफिकेशन व्हीट में मैं आपको कंप्लीट गेहूं के बारे में डिटेल में बताऊंगा। कल से स्टार्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट। आज तो मैं जर्नल बातें बता रहा हूं। तो इसके बाद में जो गेहूं है, गेहूं की फसल के अंदर आपका बोनेपन का जो जीन है, बोनेपन का जीन कौन सा है? बोनेपन का जीन ये है बेटा नोरिन 10। कौन सा है? नोरिन 10। याद रखना, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। बोनेपन का जीन गेहूं के अंदर तो कौन सा है? नोरिन 10। कौन सा है? नोरिन 10। और एक मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि आपको सीरियल्स क्रॉप, पल्सेस क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप ये कौन सी होती है? एग्जाम में बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से पल्सेस क्रॉप कौन सी है, ऑयल सीड क्रॉप कौन सी है, तो आप कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। इसको डाउटफुल दूर करने के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि जो सीरियल्स क्रॉप है, सीरियल्स क्रॉप को हिंदी में बोलते हैं अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें यानी खाद्यान्न वाली फसलें। तो इसमें कौन कौन सी फसल आती है वो आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करा रहा हूं मैं। पल्सेस क्रॉप को इंग्लिश में पल्सेस है और हिंदी में इसको बोलते हैं आप दाल वाली फसलें। कौन सी? दाल वाली फसलें। तो दाल वाली फसलें, पल्सेस क्रॉप और सीरियल्स क्रॉप, इन दोनों में अंतर क्या है? आप पहचान कैसे करोगे कि ये दाल वाली फसल है, पल्सेस क्रॉप के अंतर्गत आती है या सीरियल्स क्रॉप के अंतर्गत आती है? तो इसकी पहचान है, ये तो आपकी अनाज वाली फसलें सीरियल्स क्रॉप, और ये आपकी दाल वाली फसलें, दाल वाली फसलें जिसको आप पल्सेस क्रॉप बोलते हैं। इसमें बेटा पहचान आपको
इतना इजी वे में है कि अनाज के दाने को मुंह में तोड़ के देखना, मुंह से तोड़ के देखना या हाथ से दबा के तोड़ के देखना, जो दो भागों में प्रॉपर दो भागों में डिवाइडेशन हो जाता है, बंट जाता है, वो है दाल वाली फसल के अंतर्गत आएगा। दाल वाली फसल के अंदर आएगा, मतलब पल्सेस क्रॉप के अंदर आएगा। जैसा आप चना है, चने को अगर आप तोड़ोगे तो प्रॉपर दो भाग में डिवाइडेशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप गेहूं को तोड़ोगे तो उसका दलिया बनेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में 4-5 में टूटेगा, बट बराबर दो भाग में डिवाइडेशन नहीं होगा। तो इसकी पहचान करना इतना इजी है कि जिसको दो तोड़ने पर, जिस सीड को तोड़ने पर दो भागों में प्रॉपर टूट जाए या बंट जाए, वो पल्सेस क्रॉप के अंतर्गत आएगी, पल्सेस क्रॉप के अंतर्गत आएगी। और जो दो भागों में प्रॉपर ना टूटे, जो 3 या 4 टुकड़ों में टूटता हो, वो सीरियल्स क्रॉप के अंतर्गत आएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है एग्जाम्स के अंदर। तो कल से मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा, वो टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट, यानी गेहूं का वर्गीकरण। अब जो कल गेहूं का वर्गीकरण है, वहां से आपको गेहूं कितने प्रकार का है, किस किस श्रेणी में रखा गया है, और वहां से डिटेल के अंदर गेहूं के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो आप आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसको सारे पूरे को आप आराम से पढ़कर, जो आपको डाउटफुल क्वेश्चन लग रहे हो, जिनमें आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही हो, वो आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। और इसके साथ ही जो यह हमारा जो चैनल है केसीपी एग्रो क्लासेज ऑनलाइन, इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके जो दूसरे साथी है उनके तक ये क्वेश्चन, हमारी जो क्लास है वो पहुंच सके, और वो भी अपने घर बैठे पढ़ाई कर सके। क्योंकि कोविड-19 का जो फ्रेज चल रहा है, आप ऑफलाइन क्लास आपकी हो नहीं सकती, ऑनलाइन क्लास ही आपकी पढ़ाई का जरिया है, और आपके एग्जाम की डेट है वो फिक्स हो चुकी है, इसलिए आपको पढ़ना ही सर्वोत्तम है। इसके लिए बाकी सब कल पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।